तरफ फैंग वू की मचाई हुई तबाही को देखते हुए वहाँ पर जियान फैमिली से जियांग फैंग और जियांग नैनन भी आ जाते हैं, लेकिन मास्टर जुए उन्हें जैसे तैसे वापस भेज चुके थे। वैसे तो उन्हें मास्टर जुए की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपने आगे की खतरनाक प्लानिंग के लिए वो लोग अभी के लिए शांत हो जाते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग लैंग और शाओकी को दिखाते हैं, जिन्हें वो फैंग पर शक हो गया था और अब वो उसकी मिस्ट्री जानने के लिए उसके रूम में पहुंच गए थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दोनों ही मिलकर फैंग वू को पकड़कर उसके हाथ से उसका ग्लव ओपन करके उसका हाथ चेक करते हैं, जहाँ एक मिस्टीरियस तरीके के पैटर्न को देखने के बाद वो उससे सवाल करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये क्या है। उन दोनों को जासूस बनता देखकर शाओकी अपनी जान बचाते हुए कह रहा था कि आप दोनों इस वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर शेफ जुए को पता लगा तो फिर वो मुझे डांटेंगे, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद कि ये उन्हें यहाँ से जाने को कह रहा है, उन दोनों को ही काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है। लैंग को तो इतना गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ते हुए उसे एक जबरदस्त पंच करके बेहोश कर देती है। और फिर जब बेचारे की आंख खुलती है तो उसे दिखता है कि उसकी आंखों के सामने समुद्र है, क्योंकि लैंग ने उसे रस्सी से बांधकर खाई के ऊपर लटका दिया था। वो तो काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वैसे यहाँ लैंग ने जो फैंग वू को पंच मारा था, उससे बेचारे की नाक से खून निकलने लगा था और वो खून सीधा समुद्र में गिरता है। यहाँ अपने आके इस विशाल समुद्र को देखने के बाद फैंग वू बेचारा जोर जोर से चिल्ला कर लैंग से पूछ रहा था कि आखिर उसने उसे बांधा क्यों है, पर उसके जोर जोर से चिल्लाने पर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि जितना चिल्लाना चिल्लाओ, यहाँ पे कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा और साथ ही कोई एल्डर भी तुम्हें नहीं आकर डांटेगा। फैंग वू कहता है कि मैं तो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ, पर तुमने मुझे इस तरीके से खतरनाक सिचुएशन में क्यों ट्रैप करके रखा हुआ है। मैडम तो थोड़ा सोचकर कहती है कि मुझे भी नहीं पता, और फिर वो डंडा पकड़ के जोर जोर से हिलाते हुए उसे समुद्र की डुबकी लगवा रही थी। पर यहाँ फैंग वू का ब्लड जो कि पानी में मिल रहा था, उसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर लैंग को दिखाते हैं, वो फैंग वू को पानी में जानबूझकर डुबो रही थी, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि क्या फैंग वू के ब्लड से कोई मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता भी है या नहीं, क्योंकि उसे उस ब्लड लगे हुए कॉइन की मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो यही सोच रही थी कि क्या इस वाले में कोई मॉन्स्टर नहीं है, पर उसने तो शाओकी से सुना था कि कोलन वाले में काफी सारे मॉन्स्टर पाए गए हैं। दूसरी तरफ फैंग वू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो लैंग को सुनाते हुए कहता है कि पागल औरत, तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे मुझे चाय की तरह पानी में बिस्कुट की तरह डुबो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओकी को दिखाते हैं, वो भी भाग भाग कर क्लिफ के पास आ रहा था। उसे पता था कि लैंग पक्का कोई गड़बड़ कर देगी और कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो जानता था कि लैंग का गुस्सा काफी तेज है, वो बिना सोचे समझे काम करती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर काफी बड़े बड़े वेव शुरू हो गए थे। इन वाटर वेव्स को अपनी तरफ आता देखकर फैंग वू लैंग से कहता है कि देखो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए मुझे वापस ऊपर खींच लो, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। यहाँ शाओकी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लैंग से कहता है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। पर लैंग को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो शाओकी को कहती है कि एक छोटे से तूफान से तुम इतना ज्यादा डर गए, मुझे पहले इस लड़के से मिस्ट्री तो सॉल्व करवाने दो कि आखिर उसका खून भरे कॉइन का क्या मतलब बनता है। पर यहाँ दूसरी तरफ फैंग वू को पता लग गया था कि लैंग उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, तो वो उसे प्रोवोक करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अपने भाई को फंसाना चाहती थी, लेकिन जब पारसा उल्टा पड़ गया तो अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती हो, इसलिए मुझे यहाँ पर लाई हो ना। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते वो वाटर का तूफान और भी ज्यादा जायंट हो चुका था। अब ये वेव्स इतने ज्यादा जायंट हो गए थे कि रेस्टोरेंट के सर्वेंट्स को भी पता लग जाता है कि कोई मॉन्स्टर आने वाला है। यहाँ इन वेव्स को देखने के बाद लैंग को शांत देखकर फैंग वू कहता है कि अब क्या खड़े खड़े मेरे फ्यूनरल की तैयारी कर रही हो, जल्दी से वापस खींचो मुझे। तभी उन सभी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है, जो कि तेजी से फैंग वू पर झपट्टा मारने वाला था। ये एक वाटर ड्रैगन है। इसे देखने के बाद लैंग फैंग वू को वापस खींच लेती है और वो तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते शाओकी तो गिर गया था, इसलिए ये दोनों आगे निकल जाते हैं और वो वेव्स इन्हें बहा कर ले जाता है। बेचारा शाओकी कुछ भी नहीं कर पाता और देखते देखते ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद हमारी लैंग ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। वो स्विम करते हुए ऊपर आ जाती है, पर फैंग वू जिसके हाथ आए थे उसे बचाने के लिए उसे वापस से पानी के अंदर जाना पड़ता है। इससे पहले कि वो फैंग वू के हाथ खोल पाती, तभी वो ड्रैगन फिर से उनके काफी पास आ चुका था, जिससे एक और वाटर वेव क्रिएट हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और मौका पाकर वो वाटर ड्रैगन उन दोनों पर ही हमला कर देता है। उस हमले से हर्ट होने के बाद लैंग अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरना शुरू कर देती है। फैंग वू जो कि अब तक आजाद हो चुका था, वो लैंग को पानी की गहराइयों में जाता देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे उस ड्रैगन को मौका मिल गया था उस पर हमला करने का। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, दूसरी तरफ फैंग वू के हाथ फिर से ग्लो करने लगे थे। उसकी बॉडी से फिर से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। यहाँ अब तक बाहर एल्डर्स को भी पता लग जाता है कि पानी के अंदर शायद फैंग वू अपनी पावर अनलिश कर चुका है। दूसरी तरफ फैंग वू की पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उससे थंडर रिलीज होना शुरू हो चुका था और वो जमीन में एक जबरदस्त पंच मारते हुए
वहाँ पर एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। पानी के अंदर मच रहे इस chaos की वजह से वो वाटर ड्रैगन पानी से बाहर निकल चुका था। बस फिर इसी दौरान फेंगवू की बॉडी से वो मॉन्स्टर स्पिरिट बाहर निकलते हुए उस वाटर ड्रैगन को खा जाती है और ये सारा कारनामा फिर से एल्डर और उन सभी सर्वेंट के सामने हुआ था, जिसे देखकर तो सर्वेंट खुश हो जाते हैं कि फेंगवू ने उन्हें ड्रैगन से बचाया। वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर डिंग भी अपनी बॉडी दिखाते हुए वहाँ पर सामने आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद जाएंगे फेंगवू से लड़ने के लिए। वही पानी के अंदर लैंग को अब तक होश नहीं आया था और दूसरी तरफ अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने के बाद फेंगवू भी अनकॉन्शियस हो जाता है और इसके बाद तो वो एक ब्लरी विजन देखता है जिसमें वो देख पा रहा था कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर इससे पहले कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उसे हर्ट कर पाता वो उठ चुका था। हमें पता लगता है कि एल्डर्स ने उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन होश में आने के बाद फेंगवू को पता लगता है कि उसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। एल्डर आकर जब उसे चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में फिर से मॉन्स्टर पॉइजन फैल गया है। उस वाटर ड्रैगन को खाने की वजह से उसके जहर से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। मॉन्स्टर को बिना रिफाइन करके खाने की वजह से फेंगवू की बॉडी में बार बार पॉइजन फैल जाता है। यहाँ एल्डर ज़ुए फेंगवू को बताते हैं कि अगर वो इसी तरीके से मॉन्स्टर को उनके पॉइजन के साथ निकलता रहा तो वो एक दिन अपनी लाइफ को खतरे में डाल देगा। वैसे भी अब जो उसकी बॉडी में पॉइजन फैला है उसे नॉर्मल रिफाइनिंग टेक्निक के जरिए सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सुनकर तो बेचारे फेंगवू को गूज़ बम्स आ रहे थे। वो तो चिल्लाते हुए अफसोस करने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब तक वहाँ पर लैंग भी आ जाती है जो कि सही सलामत दिख रही थी, इसका मतलब कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि फेंगवू ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके फादर को कुछ न कुछ करके फेंगवू को भी ठीक करना होगा। एल्डर ज़ुए थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि एक रास्ता तो है लेकिन वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है, लेकिन उससे हमारा फेंगवू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लैंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एल्डर ज़ुए बताते हैं कि समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग शहर है जिसे मिरेज के नाम से जाना जाता है। वो नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। श्वाओकी कहता है कि हाँ उसने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। ये मिरेजेस असल में काफी सारे डेमन के ऑरा को मर्ज करके बनते हैं। एल्डर ज़ुए बताते हैं कि उन्हें मिरेज पर्ल को लेकर आना है, वहाँ से वही है जो फेंगवू की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सुनकर तो लैंग जोश से भर जाती है, ये कहते हुए कि ठीक है अब जल्दी से उस मिरेज के अंदर चलते हैं। शाओकी तो उसे समझाते हुए कह रहा था कि मैडम इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढोगी उस चीज को, पर एल्डर ज़ुए के पास तो इस चीज का भी इलाज था। वो पानी में एक खास तरीके के गोल्डन लिक्विड को डालते हैं जिससे आसपास का पूरा वाटर गोल्डन कलर का हो चुका था। लैंग ये सब देखने के बाद अपने फादर से क्वेश्चन करा था कि आप श्योर है ना कि काम करेगा। लैंग को तो अपने फादर पे पूरा भरोसा था। वो दोनों भाई बहन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर एल्डर ज़ुए उन्हें चुप कराते हुए कह रहे थे कि अगर ज्यादा बकवास की तो दोनों को मॉन्स्टर का खाना बना दूंगा। और फिर वो एक खास तरीके के पत्थर को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं जिस पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते ही वहाँ पर एक पोर्टल ऊपर हो गया था। उस पोर्टल को देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा अमेज्ड फील कर रहे थे। मास्टर डिंग तो उस पोर्टल के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो समुद्र में गिरने वाले थे और एल्डर ज़ुए उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद तो एल्डर ज़ुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पोर्टल के गेट को काफी बड़ा कर देते हैं और फिर वो कह रहे थे कि मैंने इस गेट को ओपन रखा है अपनी पावर की हेल्प से, लेकिन याद रखना इस पोर्टल में तुम अपनी पावर और इंटेलिजेंस के हिसाब से सर्वाइव कर पाओगे। ये सुनकर लैंग और शाओकी फेंगवू का हाथ पकड़कर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ फेंगवू को अब भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे काफी ज्यादा फिशेस स्मेल आ रही थी। शाओकी बताता है कि ये मेरे इस पानी के ऊपर तैर रहा है, इसकी वजह से वो लोग पानी के ऊपर चल रहे हैं। और रहा सवाल उस फिशेस स्मेल का, तो लैंग कहती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मछलियाँ है ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा स्मेल आ रहा है। यहाँ लैंग फेंगवू से कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और दूसरा तुम अंधे हो चुके हो, तो इसलिए चुपचाप हमें फॉलो करना, इधर उधर जाने की कोशिश मत करना। फेंगवू का कहना था कि डोंट वरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं स्मेल तो कर पा रहा हूँ ना, और इसके अलावा तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं कहीं जा सकता हूँ। लैंग तो हैरान होते हुए कह रही थी कि मेरा हाथ तो मेरे पास है, मैंने तुम्हारा हाथ कहाँ पकड़ा। पर तभी फेंगवू नोटिस करता है कि उसका एक हाथ शाओकी ने पकड़ा है और एक हाथ किसी मॉन्स्टर के टेंटिकल ने। चारों तरफ से रिलीज हो रहे उन टेंटिकल्स को देखने के बाद वो तीनों जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी लैंग को उस मिरेज से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, तो वो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से बाहर कूद जाती है। उनके उस मिरेज से बाहर आते ही वो पोर्टल भी गायब हो चुका था। वैसे बाहर निकलते ही वो तीनों नीचे गिर गए थे जहाँ लैंग के स्कर्ट के अंदर फेंगवू घुस गया था। लैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर जब वो देखती है कि फेंगवू को कुछ नहीं दिख रहा तो फिर वो शांत हो जाती है। पर यहाँ शाओकी एक चीज नोटिस करता है कि आसपास कोई भी इंसान नहीं है, यहाँ तक कि कोई एल्डर भी उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कहीं वो लोग मिरर रियलिटी में तो नहीं पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद तो फेंगवू खुश हो जाता है ये देखकर कि उसे दिखाई दे रहा है
स्टार्टिंग में तो लैंग भी खुश हो जाती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर पुरानी बात सोचकर कि वो उसके स्कल के अंदर घुस गया था, वो उसे पीटने लगती है ये कहकर कि तुमने क्या देखा। असल में तो उसने कुछ देखा ही नहीं था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी लैंग उसकी काफी अच्छी खासी कुटाई लगा चुकी थी। वो तो अब तक उससे परेशान हो चुका था। वो कहता है कि क्या तुम थोड़ी लड़कियों की तरह नहीं रह सकती हो, जब देखो तब मुझे पीटती रहती हो। वो तो उसे धमकी दे रहा था कि अब अगर तुमने मुझे पीटा ना, फिर वो याद करता है कि हर बार यही लड़की उसका कुचुम्बर बना देती है, फिर वो चुप हो जाता है। यहाँ शाओकी ने पता लगा लिया था कि अभी तक वो लोग मिरेज के अंदर ही है और अब उन्हें उस मिरेज बल को ढूंढना ही होगा। लैंग तो उसे चारों तरफ पिट्स निकलता देखकर कहती है कि तुम इन पिट्स के बीच में कैसे उस मिरेज पल को ढूंढकर असलियत तक पहुंचोगे। शाओकी का कहना था कि वो पल ऐसे थोड़ी ना पड़ा होगा, ऑब्वियसली किसी डीमन के अंदर होगा और वो डीमन इन रेत के नीचे छुपे हैं और सांस लेने के लिए रेत उड़ा रहे हैं। तो बस फिर क्या था, लैंग फिर से एक्साइटेड होते हुए कहती है कि चलो खोद कर उन्हें बाहर निकालते हैं। शाओकी कहता है इतने सारे कटे हैं, खोदते खोदते सारी जिंदगी गुजारनी है क्या। उसका जवाब सुनने के बाद लैंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि फिर तुम क्या गाना गाकर उन्हें बाहर बुलाने वाले हो। पर शाओकी के पास तो एक इलाज था, वो अपने साथ सी सॉल्ट लेकर आया था। इन सॉल्ट को पानी में डाल दे ही वो डीमंस अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये सोचकर वो एक एक गड्ढे में सॉल्ट मिलाना शुरू कर देता है, पर वो डीमंस तो उसके ऊपर पानी उड़ाने लगते हैं। ये देखकर फैंग वो भी लाइक रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। और फिर काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के हाथ से वो सॉल्ट लेकर उस डीमन को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर देखते ही देखते सारे के सारे सी का गंदगी उनके ऊपर आ जाता है। उनकी हालत देखने के बाद लैंग उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि लगता है तुमने समुद्र की सफाई का अभियान शुरू किया है, वेल डन। पर अभी भी एक लास्ट गड्ढा बचा हुआ था, जिसमें सॉल्ट डालते ही वो जगह शेक करने लग जाती है। इन्हें लग रहा था कि शायद अब वो डीमन बाहर आने वाला है। चारों तरफ फॉग फैलने लगा था और ये देखने के बाद वो तीनों ही अपने अपने वेपन के साथ रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी जब लैंग को कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता, तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिससे वो लोग टेलीपोर्ट होकर अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। लैंग कहती है कि क्या हम वापस आ गए, पर शाओकी उसे बताता है कि नहीं, हम एंडलेस लूप में फंस गए हैं, जहाँ पर सब कुछ मिरर इफेक्ट है। शाओकी को तो लग रहा था कि अब वो लोग यहीं फंस के रह जाएंगे, पर बुक के अकॉर्डिंग वो सारी बातें बता रहा था। इसलिए लैंग कहती है कि जिसने बुक लिखा है उसने भी तो ये सारी चीजें फेस की होंगी ना, तब तो जाकर बाहर बुक लिखी है। लैंग की बातें सेंस बना रही थी, इसलिए शाओकी को यकीन हो जाता है कि पक्का यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता तो होगा। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, क्या पता वहाँ जाकर उन्हें कोई मॉन्स्टर दिख जाए। शाओकी भी उनके साथ अंदर जाने से पहले अपने पास मौजूद सी सॉल्ट को बाहर ही रखकर जाता है। अंदर जाने पर उनका रेस्टोरेंट बिल्कुल सेम टू सेम था, लेकिन वहाँ कोई लोग नहीं था। जैसे ही ये बात हमारे फेंगू के मुंह से निकलती है, तभी चारों तरफ वहाँ लोग भर जाते हैं। पर उन सब में अजीब बात ये थी कि ये सभी उन लोगों से आर पार हो पा रहे थे। तीनों आपस में बात करते हुए ये समझ जाते हैं कि कोई मॉन्स्टर है जो उनके आसपास इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, और वो इतना ज्यादा चालाक है कि उनकी बातों पर रिएक्ट कर रहा है। तभी इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारा फैंगू कहता है कि उसे पानी पीना है, यहाँ पर पानी क्यों नहीं है। तभी देखते ही देखते चारों तरफ से समुद्र का पानी भरना शुरू हो गया था। लैंग तो उसे डांटते हुए कहती है कि और कुछ मांग लेते, बेवकूफ इंसान। वो लोग तो अपनी जान बचाकर अपर फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ जीना टूटकर लैंग नीचे गिरने लगी थी कि फैंगू उसे उसकी कमर से होल्ड करके बचा लेता है। अब ये देखने के बाद कि हमारे फैंगू ने उसे कमर से पकड़ा है, वो तो फिर से उसकी कुटाई लगाने लगी थी। पर फिर देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने से वो रेस्टोरेंट भी गायब हो चुका था और अब वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच थे, एक छोटे से पत्थर के ऊपर। और फिर धीरे धीरे वो पत्थर भी पानी के नीचे दबने लगता है और उनके सामने एक बड़ा सा वाटर ड्रैगन अपीयर हो गया था। इस ड्रैगन को देखने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये ड्रैगन तो पहले से भी ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा फास्ट था, वो उन्हें निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद लैंग भी लाइक कि अब मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए, मुझे इस ड्रैगन को सबक सिखाना है। वो दोनों तो समझ नहीं पाते कि आखिर कैसी हेल्प, पर तभी लैंग उन दोनों के सर पे चढ़कर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। वो इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाली थी, जहाँ वो अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर पर जबरदस्त स्लैश लगा चुकी थी। पर उसके इस खतरनाक अटैक से भी उस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तो रॉड करते ही लैंग को पानी में गिरा देता है। वैसे ये वाला मॉन्स्टर भी हमारे फैंगू के ब्लड से अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि हमारी लैंग ने फिर से उसे एक जबरदस्त पंच थ्रू मारा है। लैंग को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी पावर इस मॉन्स्टर पर काम क्यों नहीं कर रही, और इससे पहले कि वो तीनों कुछ भी समझ पाते, तो मॉन्स्टर इन्हें निकल जाता है और वो तीनों डार्कनेस की तरफ जाने लगे थे। इसी के साथ